नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। कृष्ण चंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़। मुंशी प्रेमचंद के बाद कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उर्दू कथाकार कृष्ण चंद्र का विशेष स्थान है। इनका जन्म 1914 में पंजाब के जिला गुजराकला के वजीराबाद नामक गांव में हुआ। इनकी प्रथम शिक्षा पुंछ जम्मू और कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये 1930 में लाहौर चले गए और फार्मेन क्रिश्चियन कॉलेज से उच्च शिक्षा लेने के बाद 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए की डिग्री प्राप्त की। इनकी पत्नी का नाम सलमा सिद्दीकी था। कृष्णचंद्र खाने के शौकीन थे। ये बाद में फिल्म जगत से जुड़े रहे और अंतिम समय तक वे मुंबई में रहे। 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानी है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा बढ़ाकर दिखाया जाता है, इसलिए इस कहानी की घटनाएं भी अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं। कहानी इस प्रकार है। एक रात जोर की आंधी सेक्रेटेरिएट के पार्क में लगे जामुन के पेड़ के गिरने से उसके नीचे एक व्यक्ति दब गया। माली ने धीरे से सबका ध्यान उस दबे हुए आदमी की ओर दिलाया तो सुप्रिटेंडेंट सहित सभी सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। सुप्रिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी से पूछने जाता है, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी से पूछता है, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से पूछता है, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर से पूछता है। फिर सारा मामला कृषि विभाग व्यापार विभाग के बीच उलझ जाता है। पेड़ के फलदार होने के कारण मामला हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर विभाग के बीच उलझ जाता है। इस सारी कागजी कार्रवाई में कई दिन बीत जाते हैं। रात को माली दबे हुए व्यक्ति को प्रतिदिन दाल भात खिला देता है, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद न हटा दें। जब फाइल हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर विभाग के बीच उलझ जाती है तो एक मंचला कहता है कि इस व्यक्ति को ही काट कर निकाल लिया जाए, फिर प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर फिर से जोड़ा जा सकता है। इसलिए इस बार फाइल मेडिकल विभाग गई। प्लास्टिक सर्जन ने जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस तरह निकालने से आदमी मर सकता है, इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया गया। जब दबे हुए व्यक्ति ने एक शेर माली को सुनाया तो पता चला कि वह एक शायर है। अब सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला लिया कि दबे हुए व्यक्ति की फाइल कल्चरल विभाग में भेजी जाए। कल्चरल विभाग से फाइल साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। जब सेक्रेटरी को पता लगा कि दबे हुए व्यक्ति का उपनाम ओस है तो वह बहुत आश्चर्य करता है। उसने उस व्यक्ति को अपनी सरकारी साहित्य अकादमी को कहकर अपने केंद्रीय शाखा का सदस्य चुन लिया। दबे हुए व्यक्ति को चुनाव पत्र देते हुए सेक्रेटरी ने उससे कहा कि उससे यह सहन नहीं हुआ कि इतना बड़ा कवि जिसने ओस के फूल नामक रचना लिखी है गुमनामी में जीवन यापन करे। जब दबे हुए कवि ने कहा कि उसे इस पेड़ के नीचे से निकालो तो सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि पेड़ काटने का मामला फॉरेस्ट विभाग का है। उसने फॉरेस्ट विभाग को लिख दिया है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट विभाग के व्यक्ति पेड़ काटने के लिए पहुंचे तो विदेश विभाग से हुक्म आया कि इस पेड़ को न काटा जाए, क्योंकि इस वृक्ष को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अगर इस वृक्ष को काटा गया तो पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। पेड़ के नीचे दबा कवि किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। अगले दिन शाम को सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और बताया कि आज उसकी फाइल पूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। मगर कवि सुपरिटेंडेंट की बात का जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी, यानी उसका स्वर्गवास हो गया था। कहानी के अंत में हम कह सकते हैं कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार निरर्थक और हास्यास्पद है।
इस कहानी में कानूनी व्यवस्था का संवेदन शून्य और अमानवीय रूप भी उभर कर सामने आता है।